नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का आईपीओ पिछले साल अगस्त 2021 में आया था और आईपीओ के बाद से इस कंपनी के शेयर प्राइसेस लगभग 40% तक करेक्ट हो चुके हैं और अब मुझे लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स एक हेल्थ केयर कंपनी है जो कि रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी से रिलेटेड डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है और प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग मेडिकल डायग्नोस्टिक्स की इंडस्ट्री अगले 5 सालों तक 15% के सीएजीआर से ग्रो करने वाली है। तो आज की इस एनालिसिस में हम टोटल 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे कि अगले 1-2 सालों में ये कंपनी किस तरीके से ग्रो करने वाली है। और वीडियो के एंड में हम कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे और कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का टारगेट प्राइस भी कैलकुलेट करेंगे। तो आज की इस एनालिसिस को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में आपको हमारे कंटेंट के अपडेट्स मिलते रहें। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स मेनली पीपीपी मॉडल पर काम करती है। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल में कंपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप करती है और उनकी फैसिलिटीज पर अपने सेंटर स्टैब्लिश करती है। ऐसा करने से क्या होता है कि कंपनी का जो लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। मतलब कंपनी को अपनी लैब्स और कलेक्शन सेंटर सेटअप करने के लिए जो भी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उन्हें फ्री में मिल जाती है। इससे कंपनी का ओवरऑल एक्सपेंस काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स जो भी टेस्ट ऑफर करती है उनके प्राइसेस उनके कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में 35 to 40% तक सस्ते होते हैं। तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होती है? देखिए होता क्या है, ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करने के लिए टेंडर्स फ्लोट करते हैं और कृष्णा डायग्नोस्टिक्स जैसी कंपनीज उन टेंडर्स में पार्टिसिपेट करती हैं। टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ये कंपनीज अपने बिड सबमिट करती हैं और जिस भी कंपनी का बिड सबसे अच्छा होता है उसे वो टेंडर ऑफर कर दिया जाता है। यूजुअली इन पार्टनरशिप्स की ड्यूरेशन 5 से 10 साल की होती है और जब ये पार्टनरशिप एक्सपायर हो जाती है तो फिर ये हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस एक नया टेंडर फ्लोट करते हैं जिसमें कंपनीज को फिर से अपने बिड सबमिट करने पड़ते हैं। तो इस तरह से पीपीपी मॉडल वर्क करता है। चलिए अब पीपीपी मॉडल के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। इस मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि कंपनी को लैंड के लिए कोई भी रेंट पे नहीं करना पड़ता है। इस मॉडल का दूसरा एडवांटेज ये है कि डॉक्टर्स को कमीशन फी पे नहीं करनी पड़ती है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं वो डॉक्टर्स के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। मतलब अगर इस डॉक्टर का कोई पेशेंट इस डायग्नोस्टिक सेंटर में आकर के कोई टेस्ट करवाता है तो उस टेस्ट के पीछे इस डायग्नोस्टिक सेंटर को एक कमीशन फी पे करनी पड़ती है डॉक्टर्स को और यूजुअली ये कमीशन फी 30 से 35% के अराउंड होती है। तो इससे क्या होता है कि जो ये डायग्नोस्टिक सेंटर है इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों कृष्णा डायग्नोस्टिक्स अपने टेस्ट को उनके कंपेटिटर से कंपैरिजन में इतने सस्ते दामों पर ऑफर कर पा रही है। इस कंपनी के बिजनेस को टोटल 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और टेली रिपोर्टिंग। पैथोलॉजी के सेगमेंट में एज ऑफ जून 2022 कंपनी के पास 52 लैब्स हैं और 561 कलेक्शन सेंटर्स हैं। तो क्या होता है, इन कलेक्शन सेंटर्स में पेशेंट्स के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं और इन सैंपल्स की प्रोसेसिंग इनके लैब्स में की जाती है। इसके बाद रेडियोलॉजी के सेगमेंट में कंपनी के पास 113 रेडियोलॉजी लैब्स हैं। रेडियोलॉजी सेगमेंट में कंपनी मेनली सीटी स्कैन, एक्सरे और एमआरआई स्कैन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का तीसरा बिजनेस सेगमेंट है टेली रिपोर्टिंग। टेली रिपोर्टिंग सेगमेंट में क्या होता है, इनके सेंटर्स में जो भी स्कैन्स लिए जाते हैं उन स्कैन्स की इमेजेस इनके डॉक्टर्स के पास सेंड की जाती है। यूजुअली इनके डॉक्टर्स किसी रिमोट लोकेशंस पर लोकेटेड होते हैं। फिर वहाँ से ये डॉक्टर्स इन स्कैन्स को एनालाइज करते हैं और एनालिसिस के रिजल्ट्स ओरिजिनल सेंटर्स पर वापस सेंड कर देते हैं। अब कंपनी के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इनके 52% रेवेन्यूज रेडियोलॉजी के सेगमेंट से आते हैं, 38% रेवेन्यूज पैथोलॉजी के सेगमेंट से आते हैं और लगभग 10% रेवेन्यूज टेली रिपोर्टिंग के सेगमेंट से आते हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर प्राइसेस 800 रुपीज़ से गिर करके लगभग 500 रुपीज़ के आसपास आ गए हैं। शेयर प्राइसेस की गिरावट के पीछे 2 रीजन्स है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि पिछले साल कोविड-19 की टेस्टिंग की वजह से इनके काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज आ रहे थे, पर अब जैसे जैसे कोविड का इम्पैक्ट नॉर्मलाइज होता जा रहा है इनके कोविड के रेवेन्यूज भी धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहे हैं। इसके अलावा इनका नॉन कोविड बिजनेस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिर्फ 10% के रेट से ही ग्रो हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ही लो था।
चलिए अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका लो कॉस्ट ऑपरेटिंग मॉडल। डायग्नोस्टिक्स बिजनेस में क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी हाई होता है। मतलब आपको पहले इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, लैब सेटअप करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है। इसके बाद इस सेटअप के साथ आप चाहे 100 टेस्ट करें या 1000 टेस्ट करें, आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए डायग्नोस्टिक कंपनीज के लिए वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वॉल्यूम्स हाई होंगे तो लो कॉस्ट में भी डायग्नोस्टिक कंपनीज हाई अच्छे मार्जिन सस्टेन कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर वॉल्यूम्स बहुत लो होंगे तो चाहे टेस्ट के प्राइसेस वो कितना भी बढ़ा ले, मार्जिन्स को वो कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। और सिंस कृष्णा के प्राइसेस बाकी के प्लेयर्स के कंपैरिजन में सबसे सस्ते होते हैं, इसी वजह से उनके पास वॉल्यूम्स भी बहुत हाई होता है और इस हाई वॉल्यूम की वजह से उनके मार्जिन्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और जब उनके मार्जिन्स बहुत अच्छे होते हैं तो वो अपने प्राइसेस को और कम कर सकते हैं, जिससे कि उनके वॉल्यूम्स और बढ़ सकते हैं। तो ये कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के बिजनेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का दूसरा एडवांटेज ये है कि इनका प्रेजेंस रेडियोलॉजी के सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ जैसे थायरो केयर है, डॉक्टर लाल पैथलैब्स है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है, इन सब का प्रेजेंस रेडियोलॉजी सेगमेंट में इतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा कंपनी का तीसरा एडवांटेज ये है कि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के मैक्सिमम सेंटर्स टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स में लोकेटेड है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस जैसी बड़ी बड़ी डायग्नोस्टिक्स चेन्स की मैक्सिमम प्रेजेंस टीयर 1 सिटीज तक ही लिमिटेड है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इनकी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है। अब डायग्नोस्टिक्स बिजनेस में भी ब्रांड वैल्यू की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई पैथोलॉजी का टेस्ट ऑर्डर करना होगा तो आप क्या करेंगे, किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में कॉल करेंगे, वहाँ से उनका एक टेक्नीशियन आएगा, आपका सैंपल कलेक्ट करेगा और ले जाएगा। तो इस केस में ब्रांड रिकॉल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में कृष्णा के बिजनेस के लिए एक थ्रेट ये हो सकता है कि आगे चल करके डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस जैसी कंपनीज भी पीपीपी के टेंडर्स के लिए कॉम्पीट करने लग जाएं। इनफैक्ट अगर आप मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वो आगे चल करके पीपीपी के सेगमेंट में भी फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक कंपनीज के लिए एक थ्रेट ये भी है कि हो सकता है कि आगे चल करके मैक्सिमम हॉस्पिटल्स अपनी खुद की डायग्नोस्टिक लैब सेटअप कर लें। उस केस में क्या होगा, ये जो स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक कंपनीज है उनका पेशेंट फ्लो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। चलिए अब कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के शेयर्स अभी सिर्फ 25 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लाल पैथलैब्स के शेयर्स लगभग 70-80 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं। मेट्रोपोलिस के शेयर्स 40 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं। अब इस पी वैल्यूएशन में इतना ज़्यादा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कंपनी अब B2C सेगमेंट में एंटर कर रही है, जिसके लिए FY23 के जून क्वार्टर में कंपनी ने महाराष्ट्र में 20 नई फ्रेंचाइजी सेटअप की हैं। कंपनी का दूसरा ग्रोथ ड्राइवर यह है कि इन्हें फर्स्ट क्वार्टर में 4 नए टेंडर्स मिले हैं। इस टेंडर में इन्हें 24 लैब सेटअप करनी है और 190 कलेक्शन सेंटर्स बनाने हैं। कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि इन टेंडर्स से वो लगभग 200 करोड़ के रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं। अभी कंपनी के टोटल रेवेन्यूज लगभग 450 करोड़ के आसपास होते हैं। तो मतलब इन 4 टेंडर्स से ही अगले 1 से 1.5 साल में कंपनी के रेवेन्यूज लगभग 50% तक इंक्रीज हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंपनी के जो फुली मैच्योर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका ROC लगभग 33% का होता है। वहीं दूसरी तरफ जो उनके न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका ROC -10% होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत से ही बहुत सारे पेशेंट्स आने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में तो सिर्फ हॉस्पिटल से ही पेशेंट्स आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे लोगों को सेंटर्स के बारे में पता चलते जाता है तो पेशेंट्स का फ्लो इनके सेंटर्स पे बढ़ने लगता है और फिर इनके प्रोजेक्ट्स न्यूली लॉन्च से सेमी मैच्योर्ड कैटेगरी में जाते हैं और उसके बाद सेमी मैच्योर्ड से मैच्योर्ड की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कंपनी के लगभग 36% प्रोजेक्ट्स अभी सेमी मैच्योर्ड या न्यूली लॉन्च कैटेगरी में हैं। तो जब ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे तब इनके रेवेन्यूज में भी ग्रोथ आएगी और इनके मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए अब कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का टारगेट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग FY24 तक उनके रेवेन्यूज डबल हो जाएंगे और नेट प्रॉफिट्स ट्रिपल हो जाएंगे। और कंपनी के मैनेजमेंट ने इस प्रोजेक्शन के लिए फ्यूचर में मिलने वाले टेंडर्स को अकाउंट में नहीं लिया है। मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास अभी करेंटली अवेलेबल हैं और जो नए टेंडर्स उन्हें फर्स्ट क्वार्टर में मिले हैं, सिर्फ इनके बेसिस पर ये प्रोजेक्शंस दिए गए हैं। तो जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में बात की थी कि जो नए टेंडर्स इन्हें अभी मिले हैं उनसे लगभग 50% की रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा जो उनके पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो मैच्योर होने वाले हैं उनसे भी कुछ रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो कंपनी ने जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स का टारगेट दिया है वो अचीवेबल तो लग रहा है, पर अपनी कैलकुलेशन के लिए हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू लेकर के चलते हैं।
ये मान लेते हैं कि FY24 तक कंपनी के नेट प्रॉफिट्स ट्रिपल नहीं होंगे, सिर्फ डबल ही हो पाएंगे। तो FY24 के लिए कंपनी के नेट प्रॉफिट्स का टारगेट हम 140 करोड़ का मान लेते हैं। उसके बाद FY24 के लिए PE रेशियो हम 25 का अज्यूम कर लेते हैं। तो इस हिसाब से FY24 में कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3500 करोड़ की होनी चाहिए और अभी कंपनी के लगभग 3.1 करोड़ शेयर्स मार्केट में आउटस्टैंडिंग है। तो इस हिसाब से FY24 में कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 1100 रुपीज़ की होनी चाहिए और करंटली कृष्णा डायग्नोस्टिक के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 रुपीज़ के आसपास है। तो इसका मतलब कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगले 2 साल में कृष्णा डायग्नोस्टिक के शेयर से 100% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज राहुल बंसल साइनिंग ऑफ।